हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड मियोस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स यानी लॉर्ड मियो के वित्तीय सुधार के बारे में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्या थे लॉर्ड मियो के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो देखिए परिचय यानी इंट्रोडक्शन। लॉर्ड मियो 1869 टू 1872 भारत के चौथे फोर्थ वॉइसराय थे। उन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी लागू की। इसका मेन ऑब्जेक्ट था एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाना। उन्होंने 1870 में मियो पॉलिसी लागू की। इससे पहले पूरा फाइनेंस जो था सेंटर के कंट्रोल में था। प्रोविंस के पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। मियो ने प्रोविंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने पर जोर दिया। यह भारतीय फेडरल सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट से केंद्रीकरण बढ़ा। गवर्नर जनरल को पूर्ण भारत का नियंत्रण मिला, ठीक है, और प्रोविंस गवर्नमेंट की शक्तियां लिमिटेड कर दी गई। हर एक्सपेंस के लिए सेंटर की अनुमति आवश्यक थी। स्थानीय कार्यों में भी सेंटर इंटरफेयर करता था। एडमिनिस्ट्रेशन अत्यधिक सेंट्रलाइज और रिजिड था और प्रोविंस केवल ऑर्डर का पालन करते थे। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिफिकल्टीज हैं वो उत्पन्न हुई। केंद्रीकरण की समस्याएं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में डिले होता था और स्थानीय ज़रूरतों की अनदेखी होती थी और ये इसे इग्नोर किया जाता था। फाइनेंशियल बर्डन सेंटर पर बढ़ता गया। प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी थी और डिसीजन मेकिंग रिजिड था। पब्लिक की नीड्स को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट था। विकास कार्य धीमी गति से होते थे। इससे असंतोष बढ़ने लगा। अब बात करते हैं विकेंद्रीकरण के कारण। बढ़ते फिजिकल डेफिसिट ने इम्प्रूवमेंट आवश्यक किया और राष्ट्रवाद के उदय ने दबाव बढ़ाया। आधुनिक सुविधाओं की मांग बढ़ी। प्रशासन में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। स्थानीय शासन को मजबूत करना जरूरी था। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत थी। केंद्र का भार कम करना आवश्यक था। इन कारणों से केंद्रीकरण अपनाया गया। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता अवधारणा। शाही प्रणाली से फेडरल सिस्टम की ओर बदलाव हुआ। प्रांतों को अपने राजस्व रखने की अनुमति मिली। केंद्र और प्रांतों के अलग अलग बजट बनाए गए। प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया। वित्तीय जिम्मेदारियां प्रांतों को दी गई। स्थानीय समस्याओं का समाधान आसान हुआ और शासन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बना। यह संघीय ढांचे की शुरुआत थी। लॉर्ड मियो का दृष्टिकोण के बारे में बात की जाए तो उन्होंने फाइनेंशियल जो अनुशासन पर जोर दिया। प्रांतों को जिम्मेदार बनाना आवश्यक माना। स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने का प्रयास किया। केंद्र का भार कम करना उनका ऑब्जेक्ट था। उन्होंने व्यय यानी एक्सपेंस को कंट्रोल करने की पॉलिसी अपनाई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को प्राथमिकता दी। फाइनेंशियल बैलेंस स्थापित करने का प्रयास किया। प्रांतों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित की। मियो योजना 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन योजना लागू की गई। कुछ सेवाएं प्रांतों को सौंप दी गई। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रांतों को दिए गए। सड़कों और इमारतों का कार्य भी प्रांतों को मिला। प्रांतों को निश्चित अनुदान दिया गया। उन्हें खर्च का अधिकार भी दिया गया। स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया गया। इससे विकास कार्यों में तेजी आई। राजस्व विभाजन। कुछ आय स्रोत केंद्र के पास रखे गए। डाक और रेलवे केंद्र के अधीन रहे। सीमा शुल्क, नमक कर भी केंद्र के पास रहे। भूमि राजस्व साझा किया गया। उत्पाद शुल्क और स्टाम्प भी साझा थे। प्रांतों को खर्च का अधिकार दिया गया। इससे फाइनेंशियल संतुलन यानी फाइनेंशियल बैलेंस स्थापित किया गया। प्रशासन अधिक व्यवस्थित बना। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन जो है, स्थिति जो है, भारत की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था एक संघीय ढांचे पर आधारित है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। संविधान की शेड्यूल 7 के माध्यम से कराधान और विषयों का स्पष्ट वितरण सुनिश्चित किया गया है। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग आर्टिकल 280 केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का न्याय संगत वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जीएसटी प्रणाली ने कर व्यवस्था को एकीकृत और ट्रांसपेरेंसी बनाया। जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का उदाहरण है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय लेते हैं। इसके बावजूद राज्यों की वित्तीय निर्भरता अभी भी केंद्र पर काफ़ी हद तक बनी हुई है। क्षेत्रीय असमानता और संसाधनों ने संतुलित यानी क्षेत्रीय असमानता और संसाधनों के असंतुलित वितरण जैसे चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। देखिए उपलब्धियाँ जो हैं, प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ, प्रांतों की जिम्मेदारियाँ बढ़ी, स्थानीय सुशासन की शुरुआत हुई, वित्तीय अनुशासन स्थापित हुआ, विकास कार्यों में तेजी आई, केंद्र का भार कम हुआ, जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और यह संघीय व्यवस्था की नींव बनी। इसकी जो आलोचनाएं हैं, प्रांतों को पर्याप्त धन नहीं मिलता, अनुदान निश्चित था, बढ़ाया नहीं गया, प्रांतों में असमानता बनी रही, खर्च बढ़ने का ध्यान नहीं रखा गया और गरीबी पर कर का बोझ बढ़ा, प्रणाली पूरी तरह प्रभावी नहीं थी, केंद्र का नियंत्रण अभी भी बना रहा, फिर भी एक महत्वपूर्ण सुधार था। कंक्लूजन, लॉर्ड मियो के 1870 के वित्तीय सुधार भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। इन सुधारों ने वित्तीय केंद्रीकरण की अवधारणा को पहली बार व्यवहारिक रूप दिया। केंद्र और प्रांतों के बीच वित्तीय शक्तियों के विभाजन की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हुई। इन सुधारों ने प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया। हालांकि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी और केंद्र का नियंत्रण बना रहा। आधुनिक भारत की संघीय वित्तीय प्रणाली इन्हीं सुधारों का विकसित रूप है। आज भी वित्तीय संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती और आवश्यकता बनी हुई है। इसके जो सजेशन है, केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल पावर का अधिक संतुलित वितरण किया जाना चाहिए। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना आवश्यक है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से अधिक सशक्त किया जाना चाहिए। राज्यों को अपने संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। क्षेत्र असमानताओं को कम करने के लिए विशेष वित्तीय योजनाएं बनाई जानी चाहिए और वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने समझा लॉर्ड मियोस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को।